हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर मिल रहे हैं। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे थे हम, उसके थर्ड पार्ट को लेके, यानी वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का जो हम पार्ट 3 आज पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को मैं 2 मिनट रिवाइज़ करा देता हूं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और वैसे भी जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो जो आई बटन है उसको क्लिक कर सकते हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पे जा सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आप कोई लेक्चर मिस ना कर पाएँ। राइट। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो जर्मनी के प्रोफेसर वेगनर थे, उन्होंने कहा था कि सारे के सारे महाद्वीप, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पृथ्वी के, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से मिले हुए थे या अटैच थे। और उसको पेंजिया नाम दिया गया था, ये हमने पढ़ा था। पेंजिया चारों तरफ से एक ही महासागर से घिरा हुआ था और उसका नाम था पैंथालासा। तो पैंथालासा एक ओशन, एक महासागर, पेंजिया पूरा एक ही कॉन्टिनेंट, एक सुपर कॉन्टिनेंट या एक बहुत बड़ा विशाल महाद्वीप। दूसरा हमने ये पढ़ा कि इस पेंजिया में विभाजन हुआ और वो करीब आज से 35 करोड़ साल पहले, 35 करोड़ ईयर्स बैक फ्रॉम टुडे, या फिर 350 मिलियन साल पहले हुआ, यानी 350 मिलियन ईयर्स बैक। और हम लोग ये पढ़ रहे थे कि वैगनर ने कहा कि जो कार्बनिफेरस काल चल रहा था उस समय, जब पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में कोयले का निर्माण हुआ, कोल का, उस कार्बनिफेरस काल के समय पर, यानी कार्बनिफेरस पीरियड के टाइम पर, ये पेंजिया 2 भागों में डिवाइड हुआ, यानी 2 भागों में टूट गया। हालांकि हमने ये उधर की तरफ समझना है, मैंने आपको ये दोनों डायग्राम बना के इसीलिए दिए हुए। पेंजिया का छोटा एक डायग्राम ये है, और अगर हम देखें तो सारे कॉन्टिनेंट्स जो इसमें जुड़े हुए थे वो ये सब थे, जैसे नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एंटार्क्टिक, ऑस्ट्रेलिया, भारत, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, इधर यूरेशिया जो यूरोप और एशिया को मिला के कहा जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि कार्बनिफेरस काल में, कार्बनिफेरस पीरियड में जब पेंजिया का डिस्रप्शन हुआ, जब पेंजिया का विभाजन हुआ, तो उस समय वो 2 भागों में सबसे पहले बटा। ये जो ऊपर लिखा हुआ है लॉरेशिया, जिसको हम लोग अंगारा लैंड भी कहते हैं, दिस वॉज द अपर पार्ट, ये ऊपर का हिस्सा था। और नीचे ये जो पार्ट है जिसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। और बाद में आगे जाकर के इनमें भी डिस्ट्रप्शन हुए, इनमें भी विभाजन हुआ। जब दोनों पार्ट्स अलग अलग हुए, लॉरेशिया, जिसको मैंने कहा था अंगारा लैंड भी कहते हैं, लॉरेशिया अंगारा लैंड ऊपर और जो गोंडवाना लैंड है नीचे की तरफ, उनके बीच में एक टेथीस सी का निर्माण हुआ। इसको हम लोग टेथीस सागर का ओपनिंग कहते हैं, यानी उसका निर्माण कहते हैं। तो जो टेथीस सी है, जनरल नॉलेज में काफ़ी सुनते हैं इसके बारे में हम लोग, तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि हमने जो पिछले लेक्चर में एक ड्यू छोड़ा था कि आखिर वैगनर ने ये कैसे बताया कि क्या उनके पास एविडेंसेस हैं, क्या उनके पास प्रमाण है कि ऐसा सब कुछ हुआ। और आज का जो रूप है महाद्वीपों का, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सामने आया जैसा आज हमको देखने को मिलता है। और दूसरा, वो फोर्सेस कौन से थे, वो बल कौन से थे जिनसे वैगनर कहते हैं कि ये पेंजिया, ये एक सिंगल महाद्वीप 2 भागों में डिवाइड हुआ। लॉरेशिया अंगारा लैंड एक नाम, और दूसरा गोंडवाना लैंड में, और टेथीस सागर का जन्म हुआ। और फिर आगे जाके लॉरेशिया भी फिर 2 बड़े टुकड़ों में डिवाइड हुआ, जो अब समझेंगे इसमें हम। और ये वाला जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये भी कई पार्ट्स में डिवाइड हुआ। सो इसको हम लोग आज आगे लेके चलते हैं। राइट। तो मैं आप लोगों को आगे की सीक्वेंस बताता हूं। हम लोग सबसे पहले तो उन एविडेंसेस की बात करेंगे, उन प्रमाणों की बात करेंगे जो कि वैगनर हमको देते हैं, और ये कहते हैं कि इन फोर्सेस की वजह से जो पेंजिया है वो टूट गया। हालांकि आप जानते हैं कि जब भी कोई वैज्ञानिक अपनी बात बताते हैं तो उस पर काफ़ी दूसरे जो साइंटिस्ट हैं, जो दूसरे वैज्ञानिक हैं,
उनके ऑब्जेक्शंस आते हैं उस पर कि क्या ऐसा वाकई हो सकता है जैसा वैगनर ने कहा था। लेकिन फिर भी हम लोग वैगनर की सार्थकता पर, उनकी जो आज भी प्रासंगिकता है आज के ज़माने में कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन को लेके, महाद्वीपों के निर्माण को लेकर के, उनकी जो थ्योरी की जो हम कह सकते हैं जो उसमें सब्सटेंशियल जो हमको मैटर मिलता है, वो आज हमको कॉन्टिनेंट्स को समझने में बहुत मदद करता है। तो मैं आपको एक तो ये बता दूं कि इसमें ये जो पेंजिया टूटा, तो पेंजिया दो भागों में विभक्त हुआ। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो पेंजिया है ये कार्बोनिफेरस काल में डिवाइड हुआ था, आज से 35 करोड़ साल पहले। तो पेंजिया गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो 2 पार्ट्स हैं उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अपर एंड लोअर, यानी ऊपर का और नीचे का। तो पेंजिया 2 भागों में जब बटा, वो कौन सा काल था? कार्बोनिफेरस काल। कार्बोनिफेरस पीरियड। इस कार्बोनिफेरस काल को हम लोगों ने पढ़ा है कि जब पेंजिया का डिवीजन हुआ था, ये करीब 35 करोड़ साल पुरानी बात है। खैर ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो मैं इस पे ज़्यादा वापस आपको ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ, हम आगे की बात करेंगे। लेकिन पेंजिया जो 2 भागों में डिवाइड हुआ, वो कौन से 2 भाग हैं? एक तो लॉरेशिया, जिसको अंगारा लैंड भी कहेंगे, और दूसरा गोंडवाना लैंड का भाग। तो पहला वाला कौन सा भाग बना? लॉरेशिया। इसे ही हम लोग अंगारा लैंड कह सकते हैं। अंगारा लैंड जो है ये बेसिकली जो रशिया का पार्ट है बड़ा वाला, और जो नॉर्थ अमेरिका का है, वो आज भी उसको हम ज्योग्राफी में अंगारा लैंड के नाम से पढ़ते हैं। जैसे हम भारत को गोंडवाना लैंड का पार्ट पढ़ते हैं कि वो उसका हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही। और दूसरा भाग कौन सा हुआ? जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड के भी आगे टुकड़े होंगे जैसे कि लॉरेशिया के हुए। तो अगर हम ये बोलें कि वैगनर कहते थे कि लॉरेशिया या अंगारा लैंड बना ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, या जिसको हम लोग दक्षिण का जो भाग है वो कह रहे हैं पेंजिया का, तो इनके पीछे कौन से बल होंगे कि जिसकी वजह से डिवाइड हो गया? तो ऐसा कहते हैं वो, वैगनर के अनुसार ये कहना है कि इसके पीछे 2 कारण थे बेसिकली। तो अगर मैं उन फोर्सेस की बात करूं कि पेंजिया के अंदर जो विभंजन हुआ, उसका कारण क्या था? यानी जो कॉजेज हैं behind the disruption of Pangaea। पेंजिया के विभाजन के पीछे वैगनर कहते हैं 2 कारण थे। एक तो था जिसको हम गुरुत्व बल कहेंगे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम लोग वैगनर की थ्योरी में पढ़ते हैं। और नंबर 2 प्लवनशीलता बल। इसको हम लोग इंग्लिश में
फोर्स ऑफ बायोंसी कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, जो पानी में जहाज तैरते हैं, शिप्स जो फ्लोट करते हैं, वो फोर्स ऑफ बायोंसी की वजह से ही करते हैं, यानी प्लवनशीलता बल के कारण। तो उनका कहना था कि जब गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और प्लवनशीलता बल को हम लें, तो जो वैगनर की सफाई में जो वैज्ञानिक आगे आए, जो उनको क्लैरिफाई करने के लिए आगे आए, उन्होंने कहा कि अगर जो पॉइंट होता है बायोंसी का, यानी प्लवनशीलता का जो केंद्र होता है किसी भी स्थलखंड का, अगर वो ठीक उसके नीचे हो, जो गुरुत्व केंद्र है किसी भी लैंड मास का, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं तो कॉन्टिनेंट स्प्लिट हो जाता है, यानी कॉन्टिनेंट टूट जाता है। ऐसा उन्होंने अपनी सफाई में कहा था। फिलहाल ये दो बल हमको ध्यान रखने हैं कि वैगनर के अनुसार पैंजिया का जो विभंजन था उसके दो मेन कॉजेस थे। एक तो जो फोर्स ग्रेविटी का है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एक फोर्स ऑफ बायोंसी यानी प्लवनशीलता बल, उसकी वजह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम लोग अगर आगे की बात करते हैं, एक तो इनके डिवीजन होने से, इनका विभाजन होने से हम जो सबसे बड़ी बात एक देख रहे हैं वो है कि एक नया टेथीस सागर बना। और ये जो टेथीस सी है, इस टेथीस सी को हम लोग ओपनिंग ऑफ टेथीस कहते हैं। यानी इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, ये उनके ही शब्दों में है, टेथीस का खुलना। खुलने का मतलब है जब लॉरेशिया या अंगारा लैंड अलग हो गया, गोंडवाना लैंड अलग हो गया, तो दोनों के बीच में जो एक सागर का जन्म हुआ उसे हम लोग टेथीस सी कह रहे हैं। तो इसे इस तरह से लिखा गया, ओपनिंग ऑफ टेथीस। अब आगे जाकर के जो बल इस तरह के उन्होंने इस्तेमाल किए, बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्व बल होता है, और जो फोर्स ऑफ बायोंसी है, प्लवनशीलता बल है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर गुरुत्व केंद्र और प्लवनशीलता बल का जो केंद्र है वो दोनों किसी भी महाद्वीप पे, किसी भी लैंड मास में एक के ऊपर हो, जस्ट अबाउ ईच अदर, तो फिर वो कॉन्टिनेंट स्प्लिट हो जाता है, यानी वो महाद्वीप टूट सकता है। हालांकि इस पर भी कई वैज्ञानिकों ने काफ़ी ऐतराज किया। अब जब हम लोग दो पार्ट्स देखते हैं तो वो दो पार्ट्स कौन से बने, लॉरेशिया या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया से बाद में टूटने के कारण लॉरेशिया में भी स्प्लिट हुआ, लॉरेशिया या अंगारा लैंड में भी विभंजन हुआ, तो फिर उसकी वजह से दो हिस्से बने, जिसको आज का हम उत्तर अमेरिका, यानी जो आज का नॉर्थ अमेरिका है, वो बना इसके अलग होने से। और ये जो हिस्सा है, जो ये हिस्सा हमको नजर आ रहा है, ये वाला कौन सा बना, यूरेशिया का। आप पिछले लेक्चर में देखिएगा, मैंने आपको ये चीजें समझा रखी हैं। यानी अगर हम उसको ग्लोब से एक बार फिर लें दोबारा, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, ये यूरोप, और यूरोप से एशिया जुड़ा हुआ है। तो यूरोप और जो एशिया है, यूरेशिया, उससे जुड़ा हुआ था, तो ये इससे अलग हुआ, यानी ये स्प्लिट हुआ और ये पश्चिम की तरफ गया। अभी हम उस पर भी आएंगे। और जब आप लोग बात करते हैं गोंडवाना लैंड की, तो उसके भी कई टुकड़े आगे जाके हुए, उसके भी कई पार्ट्स हुए। और वो जो पार्ट्स हैं उनको हम अगर यहाँ पर ब्रॉडली लिख दें, जैसे कि उसमें आपका जो मैंने एक डायग्राम यहाँ बना के रखा हुआ था, अभी जो मैंने अभी रब कर दिया, उसके अंदर मैंने सारा लिख रखा है कि ये वाला पार्ट दक्षिण अमेरिका, ये किससे अलग होके बना, गोंडवाना लैंड से अलग होके ये वाला पार्ट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका भी पश्चिम की तरफ ड्रिफ्ट हुआ इस साइड, और ऐसे ही ये वाला हिस्सा अफ्रीका का,
आपको मैंने ये वाले जो हिस्से बताए थे, ये मैंने आपको एंटार्क्टिका लिख रखा है उसमें। तो एंटार्क्टिका जो बना वो स्प्लिट हुआ, वो भी स्प्लिट होकर के नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। भारत का हिस्सा टूट करके ऊपर की तरफ गया। ये गोंडवाना लैंड के आगे के जो हिस्से हैं वो हैं। और ये वाला पार्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का, आज का ऑस्ट्रेलिया। आज आपको ये सब काफ़ी दूर दूर दिखाई देते हैं, लेकिन किसी ज़माने में ये एक थे अकॉर्डिंग टू वैगनर। तो गोंडवाना लैंड के हिस्से कौन कौन से हो गए? ये एंटार्क्टिक, जहां पे आज दक्षिणी ध्रुव है, एंटार्क्टिक यहां से शिफ्ट हो गया। सो दिस इज एंटार्क्टिका। ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसी की ठीक ऊपर की तरफ उस समय भारत था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको भारत का दक्षिण का भाग आपको समझना है, ये साउथ इंडिया का पार्ट है, ये नॉर्थ इंडिया नहीं है। ये जो दक्षिण का है, तीन तरफ से आज भी पानी से घिरा हुआ है, जिसको हम इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, हिंद महासागर से घिरा हुआ। और ये मेडागास्कर आइलैंड है जो आज भी अफ्रीका के दाईं तरफ है, मेडागास्कर द्वीप, बड़ा मशहूर है। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो ये मैं छोटा सा लिख देता हूं यहां पर, भारत। तो वो जो भारत वाला पार्ट है वो ड्रिफ्ट होके नॉर्थ की तरफ गया। ये वैगनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि इन चीज़ों पे काफ़ी आपत्तियां उठाई गई हैं, काफ़ी इन पर विवाद रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वैगनर के प्रमाणों में काफ़ी दम था, तो उसको लेकर के हम लोग जब चलते हैं तो काफ़ी बातें सटीक बैठती हैं। अब देखिए, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लॉरेशिया के दो पार्ट हुए, यानी अंगारा लैंड के दो पार्ट हुए। एक उत्तर अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका है, एक यूरेशिया का पार्ट, यूरोप और एशिया आज भी है। तो ये दोनों उससे अलग हुए। और गोंडवाना लैंड से, ये मैंने अफ्रीका इधर एरो ऐसे दे रखा है, इसका ना अफ्रीका इधर नहीं आ गया। अफ्रीका को मैं ऐसे लोकेट कर रहा हूं कि अफ्रीका यहां था। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में ही साउथ पोल था उन दिनों, दक्षिणी ध्रुव था। ये गोंडवाना लैंड का ये जो पार्ट है साउथ अमेरिका वाला, वो इधर आ गया। एंटार्क्टिक वाला थोड़ा नीचे की तरफ चला गया। ऑस्ट्रेलिया का पार्ट थोड़ा उधर चला गया। इंडिया वाला पार्ट थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया। आप सोचिए, अगर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों जब अलग होंगे ऐसे, तो इससे बीच में एक महासागर का निर्माण हुआ। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, दक्षिण अमेरिका जब अफ्रीका से अलग हुआ होगा, दक्षिण अमेरिका जब इससे अलग हुआ, और उत्तर अमेरिका यूरेशिया से अलग हुआ, तो बीच में एक नया महासागर बना। ये महासागर कौन सा है? अटलांटिक। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसकी जो शेप है अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक ओशन की, वो इंग्लिश के लेटर एस की तरह है। उसको लोग ऐसे भी समझाते हैं कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इसकी जो ड्रिफ्टिंग की जो प्रवाह की गति थी, जो इसकी ड्रिफ्टिंग रेट थी, वो थोड़ी ज़्यादा थी। यानी ये ज़्यादा तेज गति से पश्चिम की तरफ बहा, और ये साउथ अमेरिका थोड़ा कम गति से। तो ये इस साइड दोनों ही बहे हैं, लेकिन दोनों की रफ्तार अलग अलग रही है। और इस वजह से कहीं इसकी जो शेप है इस ओशन की कैसी हो गई? एस की तरह, इंग्लिश के लेटर एस की तरह। इधर देखिए, एंटार्क्टिक आज नीचे मिलता है हमको। अफ्रीका की तरफ यहां जुड़ा हुआ था, साउथ अमेरिका भी यहां जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया भी यहीं था। और भारत का ये जो हिस्सा आपको यहां नजर आ रहा है, ये यहां से ड्रिफ्ट होके ऊपर गया है। अगर आप देखें तो इसकी जो ड्रिफ्टिंग है, इसके जो प्रवाह है ऊपर की तरफ, तो ये नॉर्थ पे जाकर के, जब कभी वैगनर के अनुसार देखें तो ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ पार्ट था, लेकिन ऊपर जाकर के बाद में ये इस अंगारा लैंड, यानी जिसको हम यूरेशिया कह रहे हैं, उसका पार्ट बन गया बाद में। लेकिन शुरू में ओरिजिनली कहाँ था? ये यहाँ पर, जैसे मैंने उसमें लोकेट कर रखा है। तो अगर आप ऐसे देखें कि इन सब के हटने से, खास तौर पर इंडियन जो पेनिनसुला है, जो भारत का प्रायद्वीप है, उसके हटने से ये जो बड़ा गैप यहाँ पे आ गया, ये इंडियन ओशन बना, यानी हिंद महासागर। तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं इसको। अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख दूं, तो इन चीज़ों को हम थोड़ा समराइज कर लें। तो
लॉरेशिया या अंगारा लैंड के विभाजन से क्या बना, उसके डिस्रप्शन से क्या बना, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। गोंडवाना लैंड के डिस्रप्शन से काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स बने, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिक, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का पेनिनसुला का पार्ट प्लस मेडागास्कर भी। तो हम लोग थोड़ा इसको फिर वैगनर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं। हम लोगों को ये कहना पड़ेगा यहां पर कि लॉरेशिया या अंगारा लैंड के विभाजन से उत्तर अमेरिका व यूरेशिया का निर्माण हुआ। फर्स्ट थिंग, आप लोगों को मैं इसलिए ये लिख के दे रहा हूं ताकि आप इसको नोट्स में आपके लिख सकें। आप वर्बली जब जैसे हम लोग बोलते हैं तो उसको थोड़ा रिटन फॉर्म में देने के लिए आपको थोड़ा सा मैं लिख करके हेल्प कर रहा हूं कि आप इसको अपने नोट्स में लिख सकें। तो अगर मैं इसको बोलूं लॉरेशिया या अंगारा लैंड के डिसरप्शन से, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें, विभाजन को क्या कहेंगे, डिसरप्शन। उससे किसका फॉर्मेशन हुआ, लॉरेशिया या अंगारा लैंड के डिसरप्शन से नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। गोंडवाना लैंड के विभाजन से दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। इंग्लिश मीडियम वाले समझ सकते हैं, लैंग्वेज लगभग वैसी चल रही है। ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ गोंडवाना लैंड, नीचे वाले इसके भी टूटने से, इसको ऐसे समझिए, पहले पेंजिया दो भागों में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, फिर लॉरेशिया दो टुकड़ों में टूट गया, आगे जाकर के गोंडवाना लैंड भी कई पार्ट्स पे टूट गया। और इस तरह से आज का जो कॉन्टिनेंट्स का प्रेजेंट फॉर्म है, जो पूरी पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं, महाद्वीप आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे अलग अलग जगह, तो वो हमको इस पूरी सीक्वेंस के बाद नजर आता है। गोंडवाना लैंड के विभाजन से साउथ अमेरिका बना, दक्षिण अमेरिका बना, अफ्रीका बना। मैं इधर मेडागास्कर भी लिख सकता हूं क्योंकि मेडागास्कर आज भी आपको यहां अफ्रीका के राइट साइड में मिल जाएगा। तो मेडागास्कर का निर्माण हुआ। इसी तरह से एंटार्क्टिका, प्रायद्वीपीय भारत, इसका ध्यान रखें, मैं प्रायद्वीपीय भारत पर जोर दे रहा हूं, प्रायद्वीपीय भारत। हम केवल भारत नहीं लिख रहे हैं क्योंकि भारत का जो, इसको इंग्लिश मीडियम वाले पेनिनसुलर इंडिया ध्यान रखेंगे, पेनिनसुलर इंडिया। तो प्रायद्वीपीय भारत जो भारत का दक्षिण का हिस्सा है, ये यहां से ड्रिफ्ट होके किधर चला गया था, ऊपर की तरफ, यानी ऐसे। तो हम लोग जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको लेंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ये जो एंटार्क्टिक है ये वाला हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारत यहां, ऑस्ट्रेलिया ये वाला पार्ट। तो कुल मिलाकर के इनके भी आगे डिवाइड होने से आज का जो स्ट्रक्चर है, आज का जो कॉन्टिनेंट्स का आपको लेआउट नजर आता है, वो हमको इससे समझ में आता है वैगनर की थ्योरी से। अब कौन से ओशंस बने, मैंने आपको कहा था कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इस तरफ की तरफ यानी वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हुए, तो इसकी वजह से अटलांटिक ओशन बना। भारत का हिस्सा यहां से अलग होकर ऊपर की तरफ गया, एंटार्क्टिक वगैरह थोड़ा नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो गए, ऑस्ट्रेलिया उस तरफ हो गया, तो इसकी वजह से यहां पर एक नए हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तो इसको मोटे तौर पे हम कैसे लिख सकते हैं,
तो हमें दो महासागरों का इसमें आज के मुताबिक, अगर मैं आज की बात करूं तो ज़रूर जिक्र करना चाहिए उसका, उसको ज़रूर मेंशन करना चाहिए। तो आई शैल राइट डाउन, एक तो उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने से उत्तर अमेरिका, ये वाला हिस्सा, और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित हो जाने से, टूट करके इस साइड बह जाने से, तो इंग्लिश मीडियम वाले इसको कैसे लेंगे? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग की वजह से। तो वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या बना? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने से अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ और अटलांटिक ओशन का फॉर्मेशन हुआ और उसकी जो आकृति है, यानी जो शेप है उसकी जो आकृति है, शेप है, अंग्रेजी के एस अक्षर, यानी जो एस लेटर है, जैसी हो गई। इंग्लिश वाले ध्यान से वापस सुन लें। ड्यू टू वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, द अटलांटिक ओशन वाज फॉर्म्ड, एंड due to more drifting of North America westward than the South America, the shape of the Atlantic, it became like S letter of English. आपको हिंदी मैंने बताया था कि दोनों अलग अलग दरों से पश्चिम की तरफ बहे। नॉर्थ अमेरिका ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बहा, दक्षिण अमेरिका उससे थोड़ा कम, तो ऐसे एस लेटर जैसी अटलांटिक ओशन की जो शेप है वो हो गई। नंबर 2, मैं भारत की बात करूं, खासतौर पर भारत की, तो भारत उत्तर की तरफ चला गया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिक अलग हो गए, दक्षिण अमेरिका पहले ही अलग हो गया। तो इस वजह से ये जो होलो स्पेस यहां पर आया, उसकी वजह से हिंद महासागर बना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने से, यानी पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग से, उत्तर की ओर प्रवाहित होने से, यानी नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग से हिंद महासागर बना। यानी द इंडियन ओशन वॉज फॉर्म ड्यू टू नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी कि कैसे ओशंस फॉर्म हुए। आपको याद है जब हमने पढ़ा था कि पहले पेंजिया एक ही कॉन्टिनेंट था, चारों तरफ से एक ही महासागर से घिरा था, जिसको हम लोग पेंथालासा महासागर बोल रहे थे। लेकिन अब देखिए ज़रा कि अगर हम ये माने कि सारे कॉन्टिनेंट्स टूट टूट के अलग हो गए, तो अब तो कोई पेंथालासा महासागर बचा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आज हम ये बोलें कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, सबसे बड़ा महासागर आज भी प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, तो ये जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, हम ये कह सकते हैं कि ये उस पेंथालासा महासागर का सबसे बड़ा अवशेष है, सबसे बड़ा रिमेन है, ऐसा कहा जा सकता है। तो मैं इसको आपको यहाँ पर भी इसको भी लिख के दे देता हूँ। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं?
आप लोग जानते हैं ना, एक आद्य रूप बोलते हैं, आद्य, आद्य मतलब पुराना। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि वर्तमान का प्रशांत महासागर, यानी आज का जो पैसिफिक ओशन है, वर्तमान का प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन ऑफ टुडे, आद्य, आद्य मतलब समझते हैं आप, प्रोटो, पुराना। तो आद्य प्रशांत महासागर है। इज प्रोटो पैसिफिक ओशन, मतलब पहले वाला। तो वर्तमान का प्रशांत महासागर आद्य प्रशांत महासागर है, प्रोटो पैसिफिक ओशन है। लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसको हम आद्य प्रशांत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पुराना, ओल्ड, पैंथालासा महासागर है। यानी ये ओल्ड पैंथालासा ओशन है। कुल मिला के बात यह है कि प्रशांत महासागर आज भी सबसे बड़ा महासागर है। तो यही पहले पैंथालासा था, लेकिन उसी के टूटने से, पेंजिया के टूटने से या अलग अलग ओशंस के बन जाने से आज हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर आपको अलग अलग नज़र आते हैं। तो ये तो हुई एक पैसिफिक के संबंध में जनरल बात की। आज सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है, जो किसका रिमेन कहलाएगा या हम उसको किसका अवशेष कह सकते हैं? पैंथालासा का। अब मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूं, तो मैं लास्ट में आपको एक दो बातें और बताऊं। जो हम लोग बल पढ़ रहे हैं कि प्रवाह के पीछे बल क्या थे, यानी ड्रिफ्टिंग फोर्सेस कौन से थे। एक जो बल प्रवाह के पीछे था वो विषुवत रेखा की ओर, इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल और प्लवनशीलता बल के कारण हुआ। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं, इक्वेटर वर्ड ड्रिफ्टिंग, ठीक है, इक्वेटर वर्ड जो ड्रिफ्टिंग हुई was due to gravitational, इसको इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हैं, gravitational differential force, and force of buoyancy। आप इसको जरा ऐसे समझिए, इक्वेटर या विषुवत रेखा आज यहां है। विषुवत रेखा ही है इक्वेटर, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। इक्वेटर,
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसी को हम हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। भू का मतलब क्या हुआ? भू का मतलब हुआ पृथ्वी, तो जो पृथ्वी के बीच से जाए। तो आज इक्वेटर यहाँ है, तो इक्वेटर उस जमाने में यहाँ नहीं थी जहाँ आज है, लेकिन क्योंकि हम ये बोल रहे हैं भारत ऐसे आ गया ऊपर की तरफ, या कुछ और पोर्शंस जो इक्वेटर की तरफ आगे पीछे खिसके होंगे विषुवत रेखा की तरफ, तो उसके पीछे वैगनर का ये कहना है कि ऐसा गुरुत्व बल और प्लवनशीलता बल के कारण हुआ। आपको याद है मैंने कहा था कि जब ये दोनों सेंटर्स, ग्रेविटी सेंटर और बायोंसी सेंटर, एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं तो इससे कॉन्टिनेंट स्प्लिट होते हैं और उनके अंदर इक्वेटर वर्ल्ड मूवमेंट होता है, यानी उससे जो स्थल खंड है वो विभंजित होते हैं और वो भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आप लोगों ने अभी पढ़ा कि जो महाद्वीपों का प्रवाह है वो इस साइड भी हुआ है, यानी पश्चिम की तरफ भी हुआ है। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाह, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे? वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग। बताइए ना आपको, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जैसे इस साइड गए, पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। यानी जो वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग हुई वो टाइडल फोर्स की वजह से हुई। आपको याद है ना, सूरज और चंद्रमा आकर्षण शक्ति रखते हैं, उनकी अपनी भी ग्रेविटेशनल पुल है जैसे अर्थ की है। तो जैसे ज्वार भाटे आते हैं, टाइड्स आते हैं, पानी भी ऊपर खिंच जाता है। तो वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग क्यों हुई? वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग ड्यू टू द टाइडल फोर्स, इंग्लिश में टाइडल फोर्स बोलेंगे, ऑफ सन एंड मून। यहां पे थोड़ा ऐसा ही समझने वाला है, थोड़ा मजेदार है कि आखिर ये पश्चिम की तरफ कैसे हुआ। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है, जो धुरी है एक्सिस उस पर झुकी भी हुई है, टिल्टेड है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूमती है? अगर हम इसे बोर्ड पे देखें तो ये वेस्ट होगा, वो ईस्ट होगा। तो अर्थ रोटेट करती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। तभी तो आपको सूरज ईस्ट से राइज होता हुआ नजर आता है। सूरज कहीं से आता नहीं है, सन कहीं से आता नहीं है, एक्चुअली अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है यूं। तो जब ये ऐसे रोटेट करती है तो आपको सन उधर से आता हुआ यूं दिखता है। ये इल्यूजन है, एक भ्रम है। तो हम लोगों को ऐसे हम बोलते हैं ना, सूर्य आता है, तो एग्जैक्टली जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब यानी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, घूर्णन करती है, इसीलिए सन उसको वहां से आता हुआ, ये पार्ट यूं जाएगा तो सन ऐसे दिखेगा आता हुआ। तो सन ईस्ट से आता हुआ दिखता है क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अब ऐसे लें तो जब पृथ्वी ऐसे घूम रही होगी, जैसा कि वैगनर कहते हैं कि पृथ्वी ऐसे घूम रही होगी, तो सूरज और चांद जो है उनके जो टाइडल फोर्स है, उनका जो उनका ज्वारीय बल है, उसने ब्रेक का काम किया होगा। यानी जैसे कॉन्टिनेंट्स हल्के हैं, सियाल के बने हुए जो हमने पढ़ा था, और वो फ्लोट कर रहे हैं, तो ऐसे घूमती हुई चीज़ों पर जो महाद्वीप ऐसे पृथ्वी पर हैं, उनको उन्होंने रोकने की कोशिश की होगी। यानी जो चंद्रमा और सूरज का जो ज्वारीय बल है, जो उनकी टाइडल फोर्स है, खिंचाव की जो शक्ति, उन्होंने उस पर ब्रेक का काम किया होगा। तो जो कॉन्टिनेंट वेस्ट की तरफ खिसके वो इसीलिए कि पृथ्वी का जो हिस्सा आगे की तरफ खिसक गया वो निकल गया। लेकिन जो ऐसे कॉन्टिनेंट्स थे जिन पे उनकी पुल थी, या जो ऐसे भाग थे जिन पे उनकी पुल या आकर्षण था सूरज और चंद्रमा का, तो उन्होंने कॉन्टिनेंट्स को वेस्ट की तरफ रोकने की कोशिश की। यानी इस साइड पृथ्वी का भाग आगे जाता गया और कॉन्टिनेंट्स पीछे की तरफ खिसके। इसको बोलते हैं ड्रैग होना, यानी ड्रैगिंग टूवर्ड्स वेस्ट।
यानी महाद्वीप पश्चिम की ओर खिसकने लग गए। पश्चिम की ओर खिसकने का सबसे बड़ा कारण क्या बताया उन्होंने? सूरज और चंद्रमा की जो ताकत है, जो उनकी अट्रैक्टिव पुल है, जो उनका ज्वारीय बल है, उसने महाद्वीपों को रोकने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर के ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, क्योंकि ये दो जो कॉन्टिनेंट्स हैं वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और आज इसको प्लेट टेक्टोनिक्स प्रूव करता है। जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी आज को प्रूव करती है। तो हम लोगों को एक तो ये ध्यान रखना है कि पश्चिम की ओर प्रवाह किस वजह से हुआ, वैगनर के अकॉर्डिंग, जो कि फोर्सेस हैं, जो टाइडल फोर्सेस हैं। अब हम लोग एक चीज पे और आते हैं, जो बेसिकली प्रमाण है, यानी जो वैगनर ने एविडेंसेस दिए कि ऐसा सब क्यों हुआ। तो हम लोग थोड़ा सा ग्लोब की मदद से यहां पे देखेंगे, और मैं उसे बोर्ड पे लिखता हूं कि वैगनर ने कौन कौन से एविडेंसेस दिए, कौन कौन से प्रमाण दिए। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो है उसको हम ऐसे लेंगे, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया, अफ्रीका का पश्चिमी तट, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, इन दोनों को मिला सकते हैं आप आसानी से। और नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट, नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी तट को आप यूरोप के पश्चिमी तट से मिला सकते हैं, यानी यूरोप के वेस्ट कोस्ट से। इन दोनों को आप बिल्कुल मिला दें, ये अटैच हो जाएंगे। तो अटलांटिक महासागर इसी वजह से बना क्योंकि ये अलग हो गए थे, ऐसा वैगनर कह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जब एविडेंसेस की बात करते हैं तो सबसे बड़े एविडेंसेस तो यही मौजूद हैं वैगनर के अनुसार। जैसे कि आप लोग जानते हैं आरी 100, तो किसी भी जैसे आरी के ऐसे दांत होते हैं ना, इस तरह से, जिससे आरी से हम लकड़ी काटते हैं, या कोई कारपेंटर को आपने देखा होगा यूज़ करते हुए, तो उसमें ऐसे दांत बने होते हैं थोड़े जिगजैग टाइप। तो एक पहला एविडेंस क्या है, जिसको हम कहेंगे जिगसॉ फिट। अब ये जिगसॉ फिट क्या है? हिंदी में इसको साम्य रूपता स्थापना कह सकते हैं। साम्य रूपता स्थापना क्या है, जिगसॉ फिट क्या है, कि आप जो दोनों तट हैं अटलांटिक महासागर के, दोनों तटों को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे आरी है 100 है, तो उसके अगर हम दो आरियों को ले लें और एक पे ऐसे टेढ़े मेढ़े जो दांत हैं, और दूसरी आड़ी जो आरी है उसके भी ऐसे टेढ़े मेढ़े दांत हैं, उनको हम जोड़ सकते हैं। कुल मिला के हम दो टूटे हुए टुकड़ों को आपस में जोड़ सकते हैं, यानी दो ब्रोकन पीसेस को। तो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को आप बिल्कुल मिला सकते हैं, जिगसॉ फिट यानी साम्य रूपता स्थापना कर सकते हैं। तो बोथ coast of Atlantic Ocean can be joined easily, यानी दोनों को मिला सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर हम लोग यहां पे लें तो एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि आप नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट को, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट को आप यूरोप के पश्चिमी तट से, यूरोप जो मैंने आपको ग्लोब से समझाया था, यूरोप के वेस्ट कोस्ट से आप मिला सकते हो। दक्षिण अमेरिका के ईस्ट कोस्ट को दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिला सकते हो। दूसरी बात, इन दोनों तटों में इसको मैं एक नए ढंग से बोल सकता हूं, इन दोनों तटों में भौगोलिक और
भूगर्भिक एक रूपता है, यानी देयर इज ए मार्क्ड सिमिलैरिटी ऑफ geographical and geological evidences। साधारण शब्दों में कहें तो दोनों जो तट हैं अटलांटिक के, जो मैंने आपको बताया बायां और दायां, उनकी न केवल शेप एक दूसरे से मिल जाएगी, बल्कि वहां जो आपको चट्टानें मिलती हैं, रॉक्स मिलती हैं, वहां जो आपको बेसिकली माउंटेन्स मिलते हैं, उनकी भी रॉक्स सब एक जैसी हैं, यानी सबको आपस में आप आसानी से मिला सकते हैं। तो दोनों तटों को हम केवल जिग्सॉ फिट यानी बिल्कुल बराबर, केवल इतना ही नहीं कि इनको बराबर मिला सकते हैं, बल्कि दोनों तटों पर जो चट्टानें मिलती हैं, रॉक्स मिलती हैं, और जो दोनों तटों पर माउंटेन्स मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको माउंटेन्स के लिए बता दूं कि ये जो दक्षिण अमेरिका है, यहाँ कुछ ऐसी रेंजेस हैं, दक्षिण अमेरिका में कुछ ऐसे पर्वत क्रम हैं, ऐसे माउंटेन सिस्टम हैं, जिनको आप अफ्रीका के इस हिस्से में जो पर्वत हैं, पर्वत क्रम हैं, उनसे आप मिला सकते हैं, उनसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो माउंटेन बिल्कुल ठीक उस माउंटेन से मिल जाएगा सीध में, एक लीनियर फॉर्म में। और ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका का जो पूर्वी तट है, ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ जो माउंटेन्स मिलते हैं, उसको आप यूरोप के वेस्ट कोस्ट की तरफ इस साइड जो माउंटेन्स मिलते हैं, उनसे आप मिला सकते हैं। दोनों की जो चट्टानें हैं दोनों कोस्ट की, वो भी लगभग एक जैसी हैं। तो ये बड़े बड़े दमदार पॉइंट्स वैगनर ने बताए थे, जिनको हम काफ़ी मानते हैं। अगली बात, आप लोग फॉसिल्स तो जानते ही हैं, जिनको हम जीवावशेष या जिनको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। दोनों जो तट हैं, अटलांटिक के दोनों तटों की जो चट्टानें हैं, अटलांटिक के दोनों तटों की चट्टानों में जीवावशेषों व वनस्पति के अवशेषों में समानता है। यानी आपको जो दोनों तट हैं अटलांटिक के, इधर नॉर्थ अमेरिका उधर यूरोप, इधर साउथ अमेरिका उधर अफ्रीका, तो दोनों जो ऑपोजिट कोस्ट है अटलांटिक के, उसमें आपको एक मार्क्ड सिमिलरिटी मिलेगी इन fossils and vegetation remains। यानी दोनों तटों पर जो फॉसिल्स मिलते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं, वनस्पति के अवशेष मिलते हैं, वो भी समान है। अगला प्रमाण कौन सा है? आपको मैंने बताया था कि साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में जो नीचे का हिस्सा है वो अफ्रीका से, यानी जो हम लोग ग्लोब से समझ रहे थे, ये वाला, ये नीचे का हिस्सा साउथ अमेरिका का, ये जब हम यहाँ अटैच करते हैं तो ये बिल्कुल इधर जाके अटैच हो जाता है, यूं इधर। और आपको मैंने कहा था कि जो अफ्रीका का डरबन है, साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे साउथ पोल था। आप जानते हैं पोलर इलाके कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, तो वहाँ कभी ग्लेशियर्स या हिमनद रहे होंगे, बर्फ़ की नदियाँ या बर्फ़ से ढका होगा इलाका। तो आज भी हमें अफ्रीका में, इस हिस्से में, साउथ अमेरिका में, भारत के पेनिनसुला में किसी ज़माने में बर्फ़ रही थी बहुत, इसके प्रमाण मिलते हैं। इसको कहते हैं हिमानीकरण, यानी जिसको कहा जाता है ग्लेशिएशन। तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका,
जहां मैंने आपको डरबन सिटी बताया था कि साउथ पोल था, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, और प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, एक्सेट्रा में, एक्सेट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी आ जाते हैं, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत आदि में जिसको हम कहेंगे हिमानीकरण के प्रमाण हैं, यानी देयर आर एविडेंसेस ऑफ ग्लेशिएशन इन पास्ट, यानी पहले कभी वहां पर बर्फ रही होगी। अगर दक्षिण अफ्रीका के डरबन के पास साउथ पोल था तो वहां पे एक जगह आज भी है, इसको हम कारू कहते हैं, कारू। तो वो जो साउथ अफ्रीका कारू है, वहां पर आज भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स जब वहां रहे होंगे किसी ज़माने में तो उन ग्लेशियर्स की खरोंचों के निशान, उनके जो स्क्रैचेस हैं वो हमको मिलते हैं वहां पर। आपके यहाँ पेनिनसुलर इंडिया में भी, उड़ीसा में मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हमें किसके फेवर में ले जाती हैं कि वैगनर का शायद ये कहना सही था कि कभी ये सब जुड़े हुए थे आपस में। एक चीज़ और, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इसके इस साइड आप उत्तर अमेरिका में देखेंगे यहाँ पे ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ग्रीनलैंड भी पश्चिम की तरफ खिसकता रहा है, जैसे कि हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका पश्चिम की तरफ खिसका। तो 1930 से पहले पहले, 1930 से पहले पहले ग्रीनलैंड के भी वेस्ट में यानी पश्चिम में खिसकने के हमको प्रमाण मिलते रहे। हालांकि ये बहुत मजबूत एविडेंस नहीं है, क्योंकि 1930 के बाद में इसके पश्चिम की ओर ड्रिफ्ट होने के कोई खास एविडेंस हमको मिले नहीं, लेकिन आप चाहें तो उसको जोड़ सकते हैं कि ग्रीनलैंड भी वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट होता रहा है। ओवरऑल वैगनर ने जो चीज़ें बताई और जो उनके फेवर में जो पॉइंट्स दिए, एविडेंसेस दिए, वो काफ़ी सटीक बैठते हैं। हालांकि उसमें कुछ खामियां भी निकाली गई बाद में, और ये ज़रूर हमको बिल्कुल मानना चाहिए और मानना पड़ेगा कि जो थ्योरी 1960 में आई प्लेट टेक्टोनिक्स की, कि पृथ्वी के ऊपर प्लेट्स हैं, जो सख्त स्थलखंड हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह खिसकते रहते हैं, उसने वैगनर की थ्योरी को प्रूव कर दिया। हालांकि वैगनर की थ्योरी में कुछ कमियां रह गई थी और उसको आगे जाके प्लेट टेक्टोनिक्स ने ठीक किया, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने, जो हमारे अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको इन 3 पार्ट्स के अंदर वैगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको बड़े अच्छे से समझाया है। आप लोग उनको अच्छी तरह नोट करिए, रिवाइज करिए, ये आपको सभी तरह के एग्ज़ाम से बहुत काम आएंगे, आईएएस मेंस में, आईएएस प्री में, और जो दूसरे तमाम एग्ज़ाम्स हैं उन सब में। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। हमारा एक वैगनर का टॉपिक पूरा हो गया है, और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे के जो लेक्चर्स है उससे आप जुड़े रहेंगे इससे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। अगली बार फिर मिलते हैं।